हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। चलो जी, करें शुरुआत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ मैं। और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं तो उससे पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड का। ठीक है, ये जो कोड है AVS10, वहां पे आपको लगाने से फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि ये कोड सिर्फ SSC कैटेगरी में काम करेगा। डिस्काउंट के लिए आप इस कोड को SSC, बैंक, रेलवे, CDS, UPSC, नीट किसी भी कैटेगरी में लगा सकते हैं। ये बात इसलिए बता रहा हूँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैं आपका कोड रिकमेंड करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरा SSC वाला कोई दोस्त नहीं है, क्या करूं? तो भाई फिर उसको आप किसी भी कैटेगरी में लगवा सकते हो। ठीक है, SSC कैटेगरी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि AVS10 कोड लगा तो सिर्फ मेरे ही बैचेस देख पाओगे। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके बाद आपके पास कंप्लीट एक्सेस आ जाएगा। SSC कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं उनके जितने बैचेस हैं सबके सब अनलॉक हो जाएंगे। फिर आपकी मर्जी, आप अरिथमेटिक किसी से पढ़ रहे हैं, एडवांस किसी से पढ़ रहे हैं, दोनों एक के पसंद आ जाए दोनों एक से भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने टाइम अनुसार आप एजुकेटर चूज कर सकते हैं और बैचेस लगा सकते हैं। एक बार आपने फीस पेमेंट कर दी, उसके बाद कितने बैचेस आते हैं, कोई दोबारा फीस पेमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। एक ही अन अकेडमी के ऐप पे आस्क का डाउट फीचर भी होता है भाई, फोटो खींच के भेजो, आपको डाउट का रिप्लाई मिल जाता है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। हर संडे को टेस्ट होता है SSC कॉम्बैट, विनर्स को स्कॉलरशिप मिलती है, ये भी दे दिया करो। मेरा जो बैच चालू हुआ था वो हुआ था जी 22 जुलाई को। मेरा हर हफ्ते कोई बैच नहीं आता। समझना जरा क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे हर हफ्ते मेरा बैच लॉन्च नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मुझे रूल रटाने नहीं, मुझे रूल समझाने होते हैं। उसके लिए बेसिक्स क्लियर करने पड़ते हैं पहले मुझे। ठीक है, तो समझिएगा कि जो भी बच्चे आए, जो भी मुझसे पढ़ें या फिर किसी को रिकमेंड अगर आप करें तो उनको बोलना कि पहले दिन की पहली क्लास से आओ, नहीं तो फिर पिछली क्लास देखना रिकॉर्डेड, तभी आगे कुछ समझ में आएगा। अब अगला बैच थ्योरी वाला आएगा जी 2 महीने के बाद। तो 2 महीने का वेट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर अपना इसी बैच के पिछली क्लासेस रिकॉर्डेड देख लो। अभी 10 एक क्लासेस में गई या 10-12 क्लास, फिर आगे की ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वोकैब का भी बैच चलता है, प्रैक्टिस का बैच भी चलता है। तो मेरा ही जो कंटेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा थ्योरी का बैच मिल जाएगा, वोकैब का बैच मिल जाएगा, प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। और अभी 25 अगस्त से एक और बैच आने वाला उन बच्चों के लिए जो एक बार मुझसे कोर्स कर चुके हैं अनअकैडमी पे। ठीक है, उनके लिए एडवांस ग्रामर के कॉन्सेप्ट का बैच आने वाला, मेंस को ध्यान में रखते हुए। उसमें सारे अपन ऐसे कॉन्सेप्ट करेंगे थोड़े टेढ़े हैं, मतलब कोर्स वगैरह में जो इंक्लूड नहीं होते, कभी उन पे मेंस में एरर आया, कभी ऐसे ऐसे सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे करके डिस्कस करेंगे अपन इसमें। चलो जी आ जाओ। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या जो मुझसे पढ़े वो अपना फीडबैक उनके साथ शेयर कर सकते हैं। करें शुरुआत आज की क्लास की। इसमें बताइए जरा। हाँ जी, आसान सवाल है, क्वेश्चन टैग का सवाल है। मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस। मिस्टर मुखर्जी जो हैं वो 10 भाषाएं जानते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे बताओ, मिस्टर मुखर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ही आएगा। अच्छा, और ये कौन सा टेंस है? ये तो प्रेजेंट डेफिनेट है। प्रेजेंट डेफिनेट है तो डू डज से बनेगा। तो फिर कैसे बनाओगे? डजंट ही। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा क्या आएगा? गिरिराज, वैभव, देवेंद्र, कंचन, विक्की, गोपाल, चौधरी। बहुत बढ़िया भाई, बताओ जरा इसमें क्या आएगा?
दे स्पोक अबाउट द वेदर, दे स्पोक अबाउट द वेदर। अब जरा समझना, ये तीन वर्ब है, एक तो सेड है, अच्छा एक टॉक है, और एक है आपकी ये स्पीक। थोड़ा थोड़ा फर्क, ध्यान से समझिए। सेड का मतलब होता है कोई सिंगल स्टेटमेंट, उसने ऐसा कहा था, है ना। सेड अपन यूज करते हैं जब किसी ने कोई एक स्टेटमेंट दी, आपको उसके बारे में बोलना होता है कि ही सेड दैट, उसने ऐसा कहा था, ठीक। अच्छा स्पीक कब यूज करते हैं? स्पीक अपन तब यूज करते हैं जब एक ही बंदा बोल रहा होता है, ही स्पोक अबाउट दिस इशू, उसने इस इशू के बारे में बात करी। लेकिन अगर काफी सारे लोग आपस में बात करते हैं, काफी सारे लोग अगर आपस में बात करते हैं तो वर्ब कैसी आती है? टॉक आ सकती है, डिस्कस आ सकती है, लेकिन डिस्कस के साथ तो अबाउट आता ही ना, वो अपने ऑप्शन में, तो अपने को यहां पे चूज करना पड़ेगा टॉक, टॉक को। अरे कुछ बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? सबका मतलब कहना ही है, सेड माने भी, टॉक माने भी, स्पीक माने भी, लेकिन समझिए जब कोई सिंगल स्टेटमेंट अपन को कहनी होती है, उसने ऐसा कहा था, ही सेड दैट ही वुड जॉइन अमंस बैच, एक सिंगल स्टेटमेंट हो तो सेड लगाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कहोगे ही स्पोक दैट। अच्छा, और अगर मुझे कहना है कि उस आदमी ने स्पीच दी, उसने इस बारे में बात करी, उसने इस बारे में बोला, तो ही स्पोक अबाउट दिस इशू इन हिज स्पीच, ऐसे करके, इन हिज डिबेट ही स्पोक अबाउट दिस इशू, इस मुद्दे को उसने उठाया, उसके बारे में उसने बोला। जब एक सिंगल बंदा काफी सारी बातें बोलेगा किसी मुद्दे के बारे में, तो अपन स्पीक वर्ड का यूज कर लेंगे। और अगर काफी सारे लोग आपस में बात करें तो डिस्कस या टॉक वर्ब का यूज करोगे। डिस्कस के साथ अबाउट आएगा नहीं, टॉक के साथ अबाउट आता है, ऑप्शन में भी नहीं है डिस्कस, और होता तो भी ना लगाते क्योंकि यहाँ पे तो अबाउट आ रहा है, तो टॉक आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन कई बार जब हम पेपर में बैठे होते हैं और ऐसी चीज पहली बार नजर के सामने आ जाती है, तो हम सोच नहीं पाते वहां पे इतना। चलो जी, इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इफ यू आर वांटिंग इन समथिंग दैट मीन्स आप में उस चीज की कमी है। अगर मैं कहूं ही इज वांटिंग इन दिस, तो कहने का मतलब उसमें इस चीज की कमी है। तो यहां पे मुझे एक बात बताओ, ये इतना बड़ा ये फ्रेज अपन क्यों लिखें? यहां पे इतना बड़ा ये फ्रेज अपन क्यों लिखें? मैंने आपको एक बार पहले भी शायद बोला था, और मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल पे कि सर मार्क्स मेरे स्टक हो गए हैं, मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, क्या करूं? उसके अंदर भी बताया था कि इंग्लिश में जो आपके मार्क्स कट रहे हैं वो मेनली किस वजह से कट रहे होंगे। कुछ पोर्शन बताए थे और मैं एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको एक बात बताई थी। आपके अक्सर ऐसे सवाल गलत होते होंगे कि आपको ग्रामेटिकली ये भी ठीक लग रहा है ना। ग्रामेटिकली अगर आपको ये भी ठीक लग रहा है और फिर भी उसको इंप्रूव करा रहा है, तब आपका होता दिमाग खराब कि यार ये क्या हो रहा है। तो जरा समझिएगा कि आपको 10 में से 2 सवाल ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे कि आपका क्वेश्चन भी ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें इंप्रूवमेंट कराई जा रही है, और उसके अंदर 99% ये लॉजिक यूज होता है कि वो उसी बात को कहने का छोटा तरीका है, कंसाइज तरीका है। इतनी रामायण क्यों लिखें जब लैक्स वर्ब लगाने से काम चल जाएगा। अगर उसी बात को कहने का एक छोटा तरीका मिल जाए तो फिर आप उसका यूज करिए। और लैक की अपन आईएनजी यूज नहीं करते, लैक को इसलिए आईएनजी वाला फॉर्म नहीं आ गया। ही लैक्स कॉमन सेंस, मतलब उसमें कॉमन सेंस की कमी है। कुछ आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? वॉन्ट, इफ ही इज वॉन्टिंग इन समथिंग दैट मीन्स उसमें उस चीज की कमी होना, उसमें उस चीज की कमी होना, तो इसकी रिप्लेसमेंट क्या वर्ब आएगी? लैक वर्ब आ जाएगी। नेक्स्ट पर जाइए, इसमें बताइए जरा। विनायक यार सोच ना भाई, उसका मतलब लैक है, लैक मेरे पास वर्ब जब पड़ी है तो नीड्स क्यों लगाऊं? चार में से बेस्ट चूज करना है ना। ग्रामेटिकली तो नीड्स भी ठीक है, लेकिन जब उसका मतलब ही किसी चीज की कमी होना है, लैक का मतलब भी कमी होना होता है, तो मैं फिर नीड क्यों लगाऊं? दूसरा कबूतर उड़ा था जस्ट ठीक वैसे ही जैसे पहला उड़ा था। अब तुम्हें पता है कि एक नाउन को तो रिपीट नहीं करते अपन, तो यहाँ पे पीजन लिखा हुआ है, दूसरी बार पीजन लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मान लो मैंने लिख दिया 1,
और ये फ्लाई वर्ब क्यों 2 बार रिपीट करोगे, इसकी जगह इसको डू से रिप्लेस कर सकते हो, तो यहाँ पे डू से रिप्लेस करके वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बन जाएगा। तो इसका मतलब अपना कौन सा ऑप्शन आ गया जी, बी ऑप्शन आ गया। अरे कुछ आ रही है बात समझ में? इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। अन्नू, नायक, राकेश, देवेंद्र, अंशुल, मिलन, राहुल, एसएससी एस्पिरेंट, कंचन, अजय चौहान, बताओ भाई। उसका जो डिसीजन है वो सबके लिए फेयर होगा, मतलब वो एकदम न्याय संगत डिसीजन देगा, पार्शियल होकर डिसीजन नहीं देगा, क्योंकि वो मोस्ट डिसइंटरेस्टेड पार्टी है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है जो पार्शियल ना हो, इम्पार्शियल। वो इम्पार्शियल पार्टी है इस कंट्रोवर्सी में। मतलब दो लोगों की लड़ाई हो रही है, आपने एक ऐसा बंदा चुन लिया जिसका दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, तो कह रहे हो उसका डिसीजन सबके लिए फेयर होगा, क्योंकि उसके कोई पार्शलिटी नहीं है किसी की भी साइड। अब यहाँ पे फेयर वर्ड ना बच्चे एडजेक्टिव होता है, जब इसका मतलब न्याय संगत हो तब ये फेयर वर्ड एडजेक्टिव होता है। विल लगा दोगे आगे, फेयर लिख दिया, मेन वर्ब कहाँ है, मॉडल आया, उसके बाद एडजेक्टिव कर दिया, मेन वर्ब कहाँ है। अच्छा, हैड आया, हैड खुद भी मेन वर्ब बन जाता है, लेकिन तब उसका मतलब होता है किसी चीज के ऊपर पोजेशन, इसके बाद अकेला एडजेक्टिव कब से आने लगा, गलत हो गया। V1 प्लस ING बना दिया इसको एडजेक्टिव को, पहले कोई बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ नहीं है, लो जी गलत हो गया। सिर्फ नो इंप्रूवमेंट आपके पास ऑप्शन है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है। बी आपका मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। और ये फेयर आपका एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। देखो यार, मैंने पहले भी एक बात बोल ली थी, कभी हो गया उन बातों को बोलने को 1-1.5 महीना, आपको याद रहे तो वो काम कर दिया करो। मैं तो ऐसी क्लासेस लेता रहूंगा, चलता रहेगा, बच्चे नहीं भी इससे भी आधे हो जाएंगे तो भी ये काम चलता रहेगा। लेकिन जो कम से कम देखने वाले हैं और जिनको फर्क पड़ता है, जिनको कुछ सीखने को मिलता है, एटलीस्ट होता क्या ना, मैं कभी भी आप देखोगे कभी भी नहीं कहता ये कि अच्छा इतने लोग देख रहे हैं और लाइक करो लाइक करो लाइक करो। लेकिन है क्या चीज ना, कुछ चीजें हैं। अब खुद सोचो कि YouTube जो है उसका जो एल्गोरिदम है वो कैसे जज करेगा कि मुझे इस वीडियो को प्रमोट करना है कि नहीं करना। 3-4 फैक्टर है, उस पर व्यूज कितने, एंगेजमेंट उसके ऊपर कितनी आ रही है। जिस वीडियो, कोई भी अपनी वीडियो देखना जो एक बार 10,000 पार करेगी फिर वो 25-30,000 पार करेगी, मतलब वो भी देखता है ना कि अच्छा इस वीडियो में लोग इंटरेस्टेड है, अच्छा लाइक्स कितने आ रहे हैं, कमेंट्स इस वीडियो पे कितने हैं, मतलब लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं। जितने अगर इसमें इंटरेस्टेड होते हैं उतना ही वो आगे उसको प्रमोट करता है। तो मोटी मोटी बात यही है, अगर आपको ठीक लगे तो भाई बात समझ आए और फायदा होता हो वीडियो से, कर दिया करो। और ये वाले जो लाइव में कमेंट करते हो ना आप, देखो इस कमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है। जब ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी 2 ही मिनट लगते हैं, जैसे मैं इधर से स्ट्रीमिंग बंद करूंगा तो कुल 2 मिनट, ओनली 2 मिनट लगते हैं। उसके बाद अपना उसके नीचे कमेंट कर सकते हो, अपना कोई फीडबैक दे सकते हो कि आपको वीडियो देख के कैसा लगता है। हर वीडियो पे दे दिया करो, आदत बना लो उसको, एक ही कमेंट कॉपी करके रख लो, उसको पेस्ट कर दिया करो। और एक वो बच्चा कह रहा था कि सर शुरू में आके प्रमोशन करते हो, है ना, तो भाई समझा करो वो मैंडेटरी होता है। आप ऐसा कर सकते हो कि वीडियो जब शुरू हो उसके 2-3 मिनट बाद देख लिया करो यार, ठीक है। मैं भी समझ रहा हूँ रोज रोज वही चीज रिपीटिशन से बंदा पक जाता है, मैं समझता हूँ आपकी बात, लेकिन वो मेरे लिए मैंडेटरी है, मेरे को बताना होता है, ठीक है। आप 2-3 मिनट बाद देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। शी डेथर्ड एवरी टाइम शी मेड अ डिसीजन। डेथर का मतलब होता है बेसिकली स्टक हो जाना, डिसीजन ना ले पाना, पजल हो जाना। वो परेशान हो जाती है, स्टम्बल हो जाती है, मतलब ऐसे जिसको बोलते हैं ना स्टक हो जाना, डिसीजन लेने में समर्थ ना हो पाना जब भी उसे एक डिसीजन लेना होता है। तो यहाँ पे डेथर्ड लगा हुआ है पास्ट में, वो परेशान हो जाती थी।
वो परेशान होती थी या परेशान हुई थी। अब ये एवरी टाइम लिखा हो तो इसका मतलब हैबिचुअल एक्शन है, तो ये बेसिकली पास्ट का हैबिचुअल एक्शन है। पास्ट का हैबिचुअल एक्शन यूज टू से भी दिखा सकते हो, वुड से भी दिखा सकते हो, और अगर एवरी डे एवरी टाइम ऐसा कुछ लिख दो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी अपने आप में पास्ट का हैबिचुअल एक्शन दिखाएगी। वो हमेशा पजल हो जाया करती थी, कंफ्यूज हो जाया करती थी, कब? जब उसे डिसीजन लेना होता है कि लेना होता था। अगर परेशान पास्ट में होती थी तो डिसीजन भी तो पास्ट में लेना होता होगा ना भैया। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो पास्ट दिखा दे? ये तो नहीं दिखा सकता, ये भी नहीं दिखा सकता। हैड टू मेक अगर मैं लिख दूं हाँ ये पास्ट को दिखा देगा, तो मेरा सही ऑप्शन आएगा जी बी। वो हमेशा स्टक हो जाया करती थी, कंफ्यूज हो जाया करती थी, परेशान हो जाया करती थी जब भी उसे डिसीजन लेना होता था। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। थैंक यू मुकेश भाई, बस और इतनी बार कमेंट मत करो। अगर आपको वाक्य में कमेंट करने हैं इस टाइप के, तो जब ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाए तब उसके नीचे करना कमेंट, जो सबको बाद में भी दिखते हैं, ये वाले चले जाते हैं। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। सुमन परफॉर्म्ड एट द फेस्टिवल वेल यस्टरडे। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, एडवर्ब चैप्टर में एमपीटी रूल, कि पहले मैनर वाला आएगा, फिर प्लेस वाला आएगा, फिर टाइम वाला आएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले वेल आएगा, फिर एट द फेस्टिवल आएगा, और फिर यस्टरडे आएगा। हाँ कि ना? ये एडवर्ब चैप्टर में आपने 3 एडवर्ब को लिखने की कन्वेंशन पढ़ी होगी, सबसे पहले मैनर वाला, फिर प्लेस वाला, फिर टाइम वाला। तो डी ऑप्शन अपना सही हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा बच्चे, एक वीडियो बनाई थी मैंने इसके लिए, मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा, सब बताया उसमें डिटेल में, इसी चैनल पे वीडियो पढ़िए, देख लियो भाई उसको। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। शुभम सैनी नैनीताल आ गया बच्चे में, हो गए लगभग 1.5-2 महीने, 1.5 महीने के करीब हो गया मुझे आए हुए। द एग्जाम वॉज नॉट सो इजी दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। एग्जाम इस सेंटेंस का मतलब क्या है? उस सेंटेंस का मतलब क्या है? एग्जाम उतना इजी नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। एग्जाम उतना इजी नहीं था जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। ये वाला जो होता है ना, ये वाला एग्जाम वाज नॉट सो इजी, तो यहां पे अपने को मीनिंग चाहिए। देखो ये जो दैट होता है ना, इसका मीनिंग होता है की। ये दैट वाले सेंटेंस देखो एक बार, ही इज सो स्मार्ट दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। वो इतना स्मार्ट है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय एनी कार। वो इतना अमीर है कि कोई भी कार बाय कर सकता है। इसके तो की वाले मीनिंग आते हैं ना, तो समझने की कोशिश करो यहां पे अपने को मीनिंग क्या देना है। एग्जाम उतना इजी नहीं था जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, और जैसा के लिए क्या वर्ड है आपके पास? एज है। ये पहले भी हो चुका है ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस, है ना? तो यहाँ पे अपने को सिमली लगानी पड़ेगी, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था ना उतना इजी एग्जाम नहीं था। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एज इजी एज। नेक्स्ट पे आ जाओ। डिजिटल बोर्ड भी लगेगा भाई, डिजिटल बोर्ड भी लगेगा। CAPF में आपका क्वेश्चन आया था, थैंक यू सर, अभी दे के आया। चलो मेहनत करते रहो बच्चे, सारे कॉन्सेप्ट अगर हो रखे होंगे ना तो आपको सारे देखे देखे लगेंगे, सारे क्वेश्चन देखे देखे लगेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको देखे देखे लगेंगे, मेहनत करते रहो, सब बढ़िया होगा। बस थोड़ा सा जिसको अगर कदर है ना बच्चे, वो अपने आप सीख जाएगा। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, वॉइस और नरेशन का मैंने बहुत बार चैलेंज दे रखा है, आज फिर दे रहा हूं। वॉइस और नरेशन का जैसा कंटेंट इस YouTube चैनल पे पड़ा है, अगर किसी के पेड कोर्स में भी हो तो मुझे बता देना, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा।
वॉइस नरेशन का जो कंटेंट है वैसा कंटेंट। एक मैंने डाउट सीरीज चलाई थी, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट की बात कर रहा हूं, अभी तो मेरे पेड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। एक डाउट सीरीज चलाई थी मैंने प्लेन टू पैरामाउंट और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की। अगर उतनी तकड़ी वाली एक्सप्लेनेशन, अगर वैसी वाली एक्सप्लेनेशन से डाउट आपको किसी के पेड कोर्स तक में मिल जाए, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये जो थाली में सजा सजा के डाउट घूमते रहते हो ना, ये सब, तो मुझे बताना। चलो जी, आ जाओ इस पे। everybody who know him agree that he rarely loses his temper। जो भी लोग उसे जानते हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि वो बहुत कम ही गुस्सा होता है, बहुत रेयरली गुस्सा होता है वो। तो जरा समझना, पहली बात तो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, और ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता, रिलेटिव प्रोनाउन अब वर्ब अपने एंटीसेडेंट के अनुसार लेता है, यानी यहाँ पे नो नहीं नोज आएगा। ठीक है, एवरीबडी हु नोज हिम, एवरीबडी हु नोज हिम। कुछ आ रही है बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं? और दूसरी बात, अब ये जो अग्री वर्ब है ना, ये मतलब इसका सब्जेक्ट एवरीबडी है जो कि वर्ब सिंगुलर लेता है, तो ये भी अग्रीज हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो जिसमें नोज भी आए और अग्रीज भी आए। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन बना अपना? ऑप्शन बना जी बी। हर कोई इंसान, एवरीबडी, हर कोई जो उसे जानता है वो इस बात से सहमत होगा कि वो ना के बराबर ही अपना टेम्पर लूज करता है, ना के बराबर ही अपना आपा खोता है। नेक्स्ट बात जाइए। इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, एक नंबर का सवाल है, एक नंबर का सवाल है ये, एक नंबर का सवाल है, एक नंबर का सवाल। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं है। इसमें 95% बच्चे जो हैं वो आंसर दे रहे होंगे ये वाला। ये आंसर गलत है बच्चे, सही आंसर है जी डी, सही आंसर है डी। अब उसको समझ लेना, कमेंट वमेंट के चक्कर में मत पड़ना। एक नंबर का बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना क्रीम कॉन्सेप्ट, वो है ये। आओ समझो जरा। देखो, अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, द ट्री दैट fell down yesterday, fell down yesterday, narrowly missed my car। तब ये सेंटेंस सही होता। अब इसमें क्या होता है, ये ट्री बनता सब्जेक्ट, और ये दैट से लेकर इतना बनता है इसके लिए एडजेक्टिवल क्लॉज, कि वो पेड़ जो कल गिरा था, वो पेड़ जो कल गिरा था, ये बनता है इसके लिए एडजेक्टिवल क्लॉज, जिसमें दैट सब्जेक्ट बनता और फेल वर्ब बनती। वो पेड़ जो कल गिरा था उसने नैरोली मिस किया था मेरी गाड़ी को, मतलब थोड़ा सी बाल बाल मिस किया था मेरी गाड़ी को, ये मिस्ड बनती वर्ब जिसका सब्जेक्ट बनता ट्री। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता तब ये आपका आंसर ठीक होता, ये वाला। लेकिन अब जरा स्ट्रक्चर को देखो, यहां पे दैट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दैट ट्री फेल यस्टरडे, वो पेड़ कल गिरा था, वो पेड़ कल गिरा था, ट्री सब्जेक्ट है, फेल वर्ब है, डाउन एडवर्ब की तरह से काम करेगा, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है आपका, वो पेड़ कल गिरा था। अब तुम एक बार बताओ, अगर तुम यहां पे नैरोली मिस्ड लिख दोगे, अब अगर तुम यहां पे नैरोली मिस्ड लिख दोगे तो भैया इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां से लाओगे? क्योंकि अगर ये वर्ब नहीं एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो
पेड़ ने मिस किया है गाड़ी को, पेड़ मिस नहीं हुआ। पास्ट पार्टिसिपल तो यहां पे आ नहीं सकता एडजेक्टिव के रूप में, और अगर तुम इसे वर्ब मानोगे तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है बताओ। अगर ऊपर वाला स्ट्रक्चर लिखा होता तो मिस्ड वर्ब का सब्जेक्ट ट्री बनता, लेकिन यहां पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, कोई और क्लॉज तो है नहीं, तो फेल वर्ब का सब्जेक्ट ट्री बन चुका है, तो फिर मिस्ड वर्ब का सब्जेक्ट कहां से लाओगे। तो इसका मतलब यहां पे एक ऐसा वर्ड चाहिए जो एडजेक्टिव की तरह से काम कर दे, और ट्री ने गाड़ी को मिस किया है, ट्री हल्का सा गाड़ी को मिस करते हुए गिरा है, तो यहां पे आपको नैरोली मिसिंग लिखना पड़ेगा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से काम करेगा, और ये गाड़ी इस प्रेजेंट पार्टिसिपल की ऑब्जेक्ट बन जाएगी, तो नैरोली मिसिंग आएगा यहां पे। कैसे गिरा वो पेड़ जो कल गिरा, वो कैसे गिरा, मेरी गाड़ी को नैरोली मिस करते हुए गिरा। तो यानी ये जो मिसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, बेसिकली ये आ जाएगा इस ट्री के लिए। अरे भैया कुछ बात आई समझ में, यहां पे नैरोली मिस्ड क्यों गलत है, एक नंबर का क्रीम मलाई कॉन्सेप्ट था ये। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताइए जरा। थैंक यू योगेश भाई, अभिनय सर को भी धन्यवाद बोलना। बहुत अच्छा लगता है जब, अब अभिनय सर तो चलो मैं भी अनअकैडमी पढ़ाता हूँ, अभिनय सर भी अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, वो भी मतलब उन्होंने सजेस्ट करा। इवन एक बार मेरे पास मैसेज आया कि सर मुझे गगन प्रताप सर ने भेजा है सजेस्ट करके आपके पास। मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म के जो टीचर हैं वो भी अगर किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो उन सबको दिल से थैंक यू, ठीक है। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि किसी भी टीचर का सजेस्ट किया हुआ, किसी के चाचा मामा ताऊ के लड़के का सजेस्ट किया हुआ बच्चा अगर मेरे पास आता है तो उसको उसके टाइम का, उसके पैसे का वर्थ मिले। फ्री क्लास में टाइम वसूल हो, उसका एक एक मिनट का वर्थ मिले, और अगर पैसा दिया है, पेड कोर्स लिया है, तो उस पेड कोर्स का एक एक रुपए का वर्थ मिले। वन मॉर्निंग आई वेंट आउट विद माई कजन विच इज अ लॉयर। अब ये विच तो नॉन लिविंग के लिए आता है, एनिमल के लिए आता है, तो कजन के लिए विच तो आ नहीं पाएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो देखो गलत हो गया। अच्छा, हु इज द लॉयर के हु इज अ लॉयर, अगर आगे कोई एडजेक्टिवल क्लॉज वगैरह कुछ नहीं दे रखा तो अपन प्रेफर करेंगे इसको जनरलाइज करना, जो है कि एक लॉयर है तो हु इज अ लॉयर आ जाएगा। नेक्स्ट पे जाओ, इसमें बताइए जरा। परवीन भाई गुस्सा बनाना पड़ता है भाई, क्लास को डिसिप्लिन मैनर में चलाने के लिए गुस्सा बनाना पड़ता, नहीं तो यहां पे रांद कट जाती। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। When he fell down the ditch, he shouted with all his might so that to catch someone's attention. जब वो उस गड्ढे में गिर गया तो जितनी उसमें ताकत थी, यहां पे माइट नाउन है, क्षमता, यहां पे माइट नाउन है, इसका मतलब होता है ताकत, क्षमता। जब वो उस गड्ढे में गिर गया तो अपनी उसने जितनी उसमें क्षमता थी उससे वो चिल्लाया ताकि वो किसी के अटेंशन पा सके। अब ये दो वर्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक वर्ड है जी सो दैट, सो दैट अलग अलग नहीं, वो वाला नहीं, ही सो रिच दैट ही कैन बाय एनी कार, वो वाला सो दैट नहीं। सो दैट जब इकट्ठा लिख देते हो, या फिर सो एज, इन दोनों का मतलब होता ताकि। जैसे अपन कहते हैं ना उसने ये काम किया ताकि वो कर सके, वो जल्दी आया ताकि वो पहली रो में सीट पा सके, ही केम अर्ली सो दैट ही कैन गेट अ सीट इन द फर्स्ट रो, ऐसे करके ये ताकि मीनिंग देने के लिए आप ये वाला यूज करते हो। अब ये सो दैट कब यूज करना होता है, जब आगे आपको क्लॉज लिखना होता है, और सो एज कब यूज करते हो, जब आपके आगे इन्फिनेटिव लिखना होता है। अब जरा समझिएगा,
यहाँ पे सेंटेंस क्या है कि जब वो गड्ढे में गिरा तो उसने अपनी पूरी आवाज पे चिल्लाया, जितना वो देख सकता था उतनी उतनी आवाज में उसने चिल्लाया ताकि वो ताकि वो किसी के अटेंशन पा सके। तो फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सो एज टू। कुछ आई बात समझ में? सो एज टू कैच, सो एज के बाद इन्फिनेटिव आएगा, सो दैट के बाद कैच, तो टू कैच इन्फिनेटिव तो आ नहीं सकता, या तो ऐसे लिखा होता सो दैट ही कैन कैच समवन्स अटेंशन, तो वो सो दैट वाला लगाते, लेकिन ये सो दैट भी नहीं, ये तो सच दैट है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। सो दैट अपन तब सही हो सकता था अगर आगे लिखा होता when he fell down the ditch he shouted with all his might so that he can catch someone's attention। अगर ऐसा लिखा होता तब अपन सो दैट वाला पेयर लगाते, आगे इन्फिनेटिव लिखना है तो फिर आप लगाइएगा सो एज वाला पेयर। क्लियर है? ये आज की क्लास मेनली इसके अंदर जो कल मेरे कुछ सेंटेंसेस छूट गए थे वो वाले, और एक वो क्लास बीच में एक दिन याद है 17 नंबर सेंटेंस पे स्टक हो गई थी, ये वही वाले सेंटेंसेस हैं। रिपीट नहीं है बच्चे, ये वाला सेंटेंस उधर डिस्कस नहीं हुआ था इसलिए वहां से दोबारा शुरू किया मैंने। वो जो 3 सेंटेंस थे, 4 थे, 17, 18, 19 और 20, वो 4 ये वो हैं। इसमें बताओ जरा, मेरी डॉटर सो गई थी, माई डॉटर फेल अस्लीप, मेरी डॉटर को नींद आ गई थी, मेरी डॉटर सो गई थी जब वो पढ़ रही थी, जब वो पढ़ रही थी। वाइल शी बीन रीडिंग, ये क्या स्ट्रक्चर हुआ भैया? बीन से पहले ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हेल्पिंग वर्ब ना लगी हो? बीन तो खुद ही अपने आप में थर्ड फॉर्म है, तो इससे पहले कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। तो यहां से मैं पता चल गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अगर आपने 10 चैप्टर पढ़ रखा तो आपने व्हेन और वाइल पढ़े होंगे। दो पास्ट के एक्शन जब साथ में होते हैं तब ये व्हेन और वाइल का यूज किया जाता है। अब ये नींद आ जाना, ये तो इंडेफिनिट में लिख दिया, जब वो रीड कर रही थी ये एक्शन कंटिन्यूटी में था, तो ये पास्ट की कंटिन्यूटी में था ये एक्शन, जब ये एक्शन हुआ तो यहाँ पे वाइल शी वाज रीडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाइए, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। डोंट स्टे इन स्कूल आफ्टर 2 PM, ऑल द टीचर्स हैव बीन लीविंग बाय देन। 2 बजे के बाद स्कूल में मत रुकना, सबके सब टीचर्स उस समय तक जा चुके होते हैं, सबके सब टीचर उस समय तक निकल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हो बाय देन, बाय प्लस टाइम के साथ तो परफेक्ट टेंस आता है, बाय प्लस टाइम के साथ तो परफेक्ट टेंस आता है कि तब तक ये काम हो चुका होगा। स्कूल में मत रुकना 2 बजे के बाद, क्योंकि तब तक सब टीचर जा चुके होंगे। बाय प्लस टाइम के साथ, बाय का मतलब क्या होता है? तब तक, और ये तक माने क्या होता है? परफेक्शन, परफेक्शन माने क्या है? परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे कौन सा परफेक्ट टेंस मुझे लगाना चाहिए? फ्यूचर परफेक्ट की तब तक सब टीचर जा चुके होंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विल हैव लेफ्ट। नेक्स्ट पे जाइए, इसमें बताओ जरा। आलोक भाई कह रहे हैं सर क्लास की वजह से मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी दोनों में सिलेक्शन हो गया, थैंक यू। सब तुम्हारी मेहनत है छोटे भाई, ठीक है। फिर भी आप अगर मुझे क्रेडिट देना चाहते हैं तो बस अपने दोस्तों को बता देना, इतना ही बहुत है मेरे लिए। ना मुझे तुम्हारे को रोल नंबर का स्क्रीनशॉट चाहिए, ना मुझे तुम्हारी कोई इंटरव्यू लेके वो काजू कतली खिलानी है, ना आईफोन गिफ्ट करने, ठीक है। सब तुम्हारी मेहनत है, मेरा उसमें क्रेडिट ज्यादा ज्यादा 5% है। 85 तुम्हारा, 5 तुम्हारे घर वालों का, 5 मेरा और 5 तुम्हारे दोस्तों का, ठीक। तो 5% के हकदार के नाम के आप अपने दोस्तों को बता देना, 5 दोस्तों को, इतना ही मेरे लिए बहुत है। रवि कांट कम टू मीटिंग एज ही वॉजंट वेल। रवि मीटिंग में नहीं आ पाया, रवि मीटिंग में नहीं आ पाया था क्योंकि वो स्वस्थ नहीं था। अब मीटिंग में नहीं क्योंकि वो स्वस्थ नहीं था, पास्ट में स्वस्थ नहीं था, तो इसका मतलब ये भी आपको पास्ट में लिखना चाहिए था। तो कैन की पास्ट फॉर्म क्या होगा? कुड हो जाएगा, कुडंट कम। कुड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, केम वाला मत मार्क कर देना। और कुड कम क्यों लिख दोगे? चेंज थोड़ी कर दोगे, तो ही कुडंट कम करोगे। नेक्स्ट पे जाओ,
हाँ जी, सिनोनिम बताइए इसका एनगल्फ का, एनगल्फ का सिनोनिम बताइए जल्दी से, एनगल्फ का सिनोनिम। अब ये एनगल्फ वर्ड पढ़ा होगा आपने, जब आपने 10वीं क्लास में अमीबा पढ़ा होगा। ऐसे अमीबा अपने खाने को एनगल्फ कर लेता है, ये खाने की तरफ चलता चलता है और फिर इसको लास्ट में इसको चारों तरफ से घेर के एनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर समा लेना। ध्यान रखिएगा ये जो वर्ब होती है ना एनवलप, एक तो नाउन होता है एनवलप, वो लिफाफा, वो शगन वाला जो लिफाफा होता है उस टाइप का, और जब ये वर्ब होती है तब इसका मतलब होता है किसी को मतलब बेसिकली घेर लेना, समा लेना, अपने अंदर डाल लेना। नेक्स्ट पे आ जाइए। एंटेंगल करने का मतलब क्या होता है? एनक्रॉस तो वो अतिक्रमण कर लेना, जमीन वगैरह हड़प लेना, वो होता है। एंटेंगल उलझा देना। एनश्राइन माने क्या होता है? एनश्राइन माने क्या होता है? हाँ जी, एनश्राइन माने क्या होता है? आज तुम ही बताओगे इसको। चलो जी, कॉमिक, कॉमिक का एंटोनिम, कॉमिक का एंटोनिम, कॉमिक का एंटोनिम। हाँ जी, कॉमिक का उल्टा, कॉमिक का एंटोनिम। अगर कोई पर्सन कॉमिक होता है तो बेसिकली वो क्या, मजाकिया होता है, कॉमेडियन टाइप का, ज्यादा सीरियस ना हो, मजाक वगैरह की बातें करता रहता हो। अगर कोई सिचुएशन कॉमिक होती है तो बड़ी मजाकिया सिचुएशन हो जाती है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रेजिक सिचुएशन होना, दुखदाई सिचुएशन होना, दुख भरी सिचुएशन हो जाना, ट्रेजिक एक्सीडेंट बोलते हैं ना अपन। आउट ऑफ वुड्स, बहुत पुराना घिसा पिटा इडियम है, बताओ जरा आउट ऑफ वुड्स का क्या मतलब होता है? हाँ जी, जैसे मान लो आप रात को जंगल में फंस जाओ, रास्ता नहीं मिल रहा, ढूंढते 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 पूरी कोशिशों से आप मान लो जंगल से बाहर आ गए, वुड्स का मतलब है यहाँ पे जंगल, तो आपको रोड दिख गया, तो आप खतरे से बाहर आ गए, है ना। इन द वुड्स खतरे में होना, आउट ऑफ वुड्स खतरे से बाहर आना, आउट ऑफ ट्रबल। फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स इसका क्या मतलब होता है? फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, इसको बोलते हैं जी ब्रूड, इसको बोलते हैं ब्रूड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? इसमें गलत है भाई रेमिनिसेंट की स्पेलिंग, जैसे पास्ट की याद दिलाने वाली जो चीजें होती है ना। सिनोनिम बताइए जरा, प्रिविलेंट का सिनोनिम, प्रिविलेंट का सिनोनिम। अगर कोई चीज प्रिविलेंट होती है तो वो खूब फैली हुई होती है, हर जगह फैली हुई होती है, मतलब बहुत ज्यादा कॉमन होती है, बहुत जगह बहुत ज्यादा कॉमन होती है। जैसे ये प्रथा प्रिविलेंट है, जैसे अब कोविड प्रिविलेंट है, बहुत कॉमन है, हर जगह पाया जाने वाला। स्टेल का उल्टा, स्टेल का एंटोनिम बताइए, स्टेल का उल्टा। नितिन, कबीर, मुनिंद्रा, द्वारका, मुकुंद, एसएससी एस्पिरेंट, आदित्य, दिव्या, सौविक, मिराज, जस्टिन, बहुत बढ़िया भाई। स्टेल का उल्टा, स्टेल का मतलब होता है बासी, उल्टा हो जाएगा जी फ्रेश। ऐसा बोलते नहीं, मीट स्टेल है, ये ब्रेड स्टेल है, बासी है, ये फूड स्टेल हो गया, फ्रेश उल्टा हो जाएगा इसका। लॉक स्टॉक एंड बैरल, इस ईडियम का मतलब बताइए। लॉक स्टॉक एंड बैरल, लॉक स्टॉक एंड बैरल,
मतलब सारा बोरिया बिस्तरा सारा मतलब A to Z सारा सामान लेके जा रहे हो तो आप कंप्लीटली निकल रहे हो वहां से। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग कंप्लीटली। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। एक फ्लावर्स का अरेंजमेंट, एक फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन, एक फ्लावर्स का ग्रुप जो कि गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, जो आप किसी को गिफ्ट के रूप में देते हो। ये रथ वो माला होती है जब कोई अपना सोल्जर शहीद हो जाता है तो उसकी जो डेड बॉडी वाला जो बक्सा होता है उसके साइड पे गोल गोल आपने रखी देखी होंगी ऐसे, इस फॉर्मेशन में जो ऐसे बनाया जाता है वो रथ कहलाता है। गार्लैंड ये मंत्रियों वगैरह को जो मालाएं पहचान पहनाई जाती हैं रिस्पेक्ट के लिए वो। और बुके आपको पता ही है, किसी को एज ए गिफ्ट देते हो, आप शादी वगैरह में जाते हो बुके ले जाते हो, वही 14 फरवरी को पैसे की जो खराबी होती है वही वाली, ये वही है बुके। आज के आखिरी सवाल पे आइए, इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है। हाँ जी, डेफिनेट की स्पेलिंग गलत है। चलो जी, अब आप अपने मार्क्स कमेंट करके बताइए। बच्चे मेरा हर रोज बैच नहीं आता है, 2 महीने में केवल एक बैच आता है, क्योंकि मैं रूल रट्टे से नहीं कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूं, तो मुझे पहले बेसिक पढ़ाना पड़ता है। बाकी सब क्या करते हैं, एक चैप्टर पढ़ाओ नया बैच, फिर दूसरा चैप्टर खत्म नया बैच। मैं वैसे नहीं कर सकता भाई। मेरे पास पहले बच्चे को मुझे ये सब बताना पड़ता है, नाउन क्या, एडजेक्टिव क्या, एडवर्ब क्या, नाउन क्लॉज क्या, एडवर्बियल क्लॉज क्या, जिरेंट क्या है, जिरेंट के ऑब्जेक्ट क्या है। ये सब बातें बताऊंगा तभी रूल्स के लॉजिक दे पाऊंगा। और ये बातें 20-20 बार तो बता नहीं सकता, ये तो है नहीं सकता हर चैप्टर से पहले 10 दिन 20 दिन बेसिक ही चल रहा है। तो इसलिए मेरा 2 महीने में केवल एक बैच आता है, जो भी 22 जुलाई को आया था। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो AVS 10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसकी पिछली क्लासेस देख सकते हैं और फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो 2 महीने का वेट कर सकते हो। और जो लोग मुझसे अनअकैडमी में पढ़ चुके हैं, 25 अगस्त को बैच आएगा, 25 अगस्त को। एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर नाम से ज़्यादा लंबा बैच नहीं है, कुल 1 ही महीने का बैच रहेगा। 1 घंटे उसकी क्लास होगी, बाकी टाइम आप अपना सारा रिवाइज करेंगे, सेट लगाएंगे, दैट सेट। इसमें कुछ थोड़े डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करेंगे जो मेंस वगैरह में आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं। चलो जी, आज के लिए शुभ रात्रि। और अभी ये वीडियो कुल 2 ही मिनट में रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी, बस 2 मिनट में। उसके नीचे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको मेरे बैचेस लगा के कोई फायदा होता है कि नहीं होता है, जो क्लासेस हैं इनसे कोई बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता। वो फीडबैक दे दोगे, लाइक और ये कमेंट वगैरह कर दोगे, थोड़ी एंगेजमेंट दिखेगी तो वीडियो थोड़ी अच्छा कर जाती है। बाकी देखो आपकी मर्जी है, फायदा होता हो तो करना, वरना कोई जरूरी नहीं। आज के लिए गुड नाइट भाई। रात को 10 बजे वाली क्लास में मिलेंगे, वो जो मेंस वाली क्लास चल रही है ना, कल मेंस के एरर किए थे, आज उसमें मेंस के सेंटेंस इंप्रूवमेंट है सारे। मिलेंगे रात को 10 बजे अनअकैडमी स्पेशल पे, उसका लिंक मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ, फिर दोबारा भी कर दूंगा।